चीखों की खामोशी में दफन सवाल। हमले के बाद की घाटी, वो जगह जहां समय भी रुक गया था। घड़ी की सुइयां वहीं थम गई जहां पहली गोली चली थी। समय अब एक लाश बन चुका था, ठंडा, कठोर, निर्वाक। नदी बहती रही लेकिन उसका रंग उस दिन साफ नहीं था। उसके बहाव में अब फूलों की पंखुड़ियां नहीं, टूटी चूड़ियां, रक्त में डूबे वस्त्र और कुछ नामअनाम चेहरे बहे जा रहे थे। कहीं कोई मोबाइल घंटी बज रही थी, शायद किसी माँ की जो अपने बेटे को कॉल कर रही थी, ये जाने बिना कि उस बेटे की जेब में ही फोन अब एक बेजान अस्तित्व बन चुका है। एक लड़की जिसका चेहरा आज जला था, बस एक ही वाक्य दोहराए जा रही थी। पापा ने कहा था डरने की जरूरत नहीं, यहाँ सब अच्छे लोग हैं। प्रशासन का जवाब, गोलियां तेज थीं लेकिन एम्बुलेंस धीरे आई। जब तक पुलिस आई तब तक घाटी में केवल शांति बची थी, लेकिन वो मृतकों की शांति थी। स्थानीय पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, हमें सूचना देर से मिली, रास्ते में संचार बाधित था। ये वाक्य इतना परिचित और घिसा हुआ था कि वो भी शर्म से चुप हो गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की जगह स्थानीय ट्रैक्टर, जीप और एक बर्फीली ट्रक का इस्तेमाल हुआ। एक आदमी ने अपने 2 बच्चों को कंबल में लपेटा और दौड़ता रहा। उसकी बेटी रास्ते में ही ठंडी हो गई, लेकिन उसे लगा शायद अभी सांस बाकी है। कितने जीवित थे, कितने मृत, किसी को नहीं पता, क्योंकि उस दिन कोई गिनती नहीं कर रहा था, बस सब खो रहा था। मीडिया की गिद्ध दृष्टि, आंखों में आंसू कम, कैमरे ज्यादा। हमारे साथ एक पीड़ित है, इनसे बात करते हैं। आपकी माँ मर गई, कैसा लग रहा है? ऐसे सवाल उस दिन माइक्रोफोन से पूछे जा रहे थे। किसी रिपोर्टर ने पीड़िता की लाश के पास से सेल्फी ली और लिखा, फर्स्ट ऑन न्यूज एक्सक्लूसिव। घाटी चीख रही थी, लेकिन दिल्ली के स्टूडियो में बैठे एंकर के बाल सही सलामत थे और आवाज में जोश था। ये हमला कश्मीर की आत्मा पर हमला है। क्या अब भी कुछ लोग चुप रहेंगे? क्या इस्लामी आतंक का समर्थन कर रहे लोग देशभक्त हैं? हर चैनल पर धार्मिक विश्लेषण शुरू हो चुका था, जबकि अस्पतालों में अभी पहचान तक पूरी नहीं हुई थी। देश के सवाल और मुसलमानों के हिस्से आया डर। हमले के बाद देश में 2 हिस्से बन गए थे, एक वो जो शोक में थे, दूसरा वो जो शोक की राख में नफरत की रोटियां सेंक रहे थे। कई जगहों पर मुसलमानों के घरों पर पत्थर फेंके गए, कुछ इलाकों में मस्जिदों के सामने गालियां दी गईं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ #टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स, #गो टू पाकिस्तान। किसी ने नहीं पूछा कि वो अधेड़ उम्र का मुस्लिम आदमी जो उस कारवां में अपने बीवी के साथ गया था और मारा गया, उसका क्या दोष था। किसी ने नहीं देखा उस बुर्के वाली औरत को जो हाथ में राम नाम सत्य है की पट्टी लिए शवों की मदद कर रही थी। सारा इल्जाम मजहब पर लाद देने से दोषी कम और घाव ज्यादा गहरे हो जाते हैं। नकाब के पीछे की ताकतें, आतंक का इन्वेस्टमेंट। बहुत बाद में खुफिया रिपोर्ट से पता चला कि ये हमला सिर्फ कुछ आतंकियों की सनक नहीं था। ये एक पूर्व नियोजित ऑपरेशन था, जिसे सीमा पार से सैटेलाइट के जरिए निर्देश दिए जा रहे थे। उन्हें सटीक सूचना थी कि कारवां कब कहां से गुजरेगा। सवाल ये उठा, उन्हें ये जानकारी किसने दी? क्या अंदर से भी कोई मददगार था? क्या हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज़ादी के नाम पर बच्चों की कीमत लगा रहे हैं? एक स्थानीय युवा जो कभी एक एनजीओ में काम करता था, बाद में आतंकी संपर्क में पाया गया। उसका नाम था अजीज फारूक, लेकिन उसी एनजीओ में काम करने वाली राधिका श्रीवास्तव भी बाद में साजिश की भागीदार निकली। आतंक की कोई जाति नहीं होती, उसकी सिर्फ एक पहचान होती है, वो इंसानियत का दुश्मन है।